वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज से एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 वाला BPSC का मॉडल सेट आया था उसको डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 15 मॉडल सेट है जिसमें सभी को डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि BSSC के लिए जो मॉडल सेट लाया गया था एडुटेरिया के द्वारा उसको भी डिस्कस किया जा रहा है। इसमें 2 सेट्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो आप लोग एक बार उसे भी विजिट कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथन का चुनाव करें। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन दिया हुआ है 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तीसरा है, पाक जल संधि श्रीलंका को जफाना प्रायद्वीप से अलग करता है। और चौथा दिया हुआ है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है। लेकिन क्या दोस्तों, ये जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है वो सही है क्या? 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को इंडोनेशिया से अलग नहीं करती है, जबकि यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ये सही नहीं है। और इसके अलावा हम देखें तो पाक जल संधि श्रीलंका को जफाना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। वहीं पहला है 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, K2 गांडवी नॉस्टिन या कंचनजुंगा जिसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 8,598 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह POK वाले एरिया में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा हम देखें अदर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको, तो यहाँ पे जो अन्नपूर्णा है उसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। साथ ही यहाँ पे जो धौलागिरी है उसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। तो दोस्तों, इस तरह से भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है K2 यानी गांडवी नॉस्टिन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, जो 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट पेश किया गया था उसमें बताया गया था कि भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत का जो वनावरण और वृक्षावरण है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे जो कपिली नदी है, मानस नदी है और तीस्ता नदी है, ये तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जबकि जो ये भवानी नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। यह नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। अगर इन तीनों ऑप्शंस के अलावा हम देखें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में लोहिता, दिबांग, सियांग ये सारी नदियाँ भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेंगुर मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, जो रेंगुर मिट्टी है वो मुख्य रूप से जो दक्षिण वाला एरिया है या फिर बोले तो दक्षिण पश्चिम वाला जो एरिया है भारत का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे रेंगुर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए काफ़ी यूजफुल होता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अगर हम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देखें तो पंजाब वह क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक चावल उपजाया जाता है।
और अगर हम देखें चावल की फसल के क्षेत्र के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे नंबर 1 है और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें मिलान करना है। हम देखेंगे एक तरफ दिया हुआ है जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़, दम्फा और रणथंभौर और दूसरी तरफ दिया हुआ है राजस्थान, मिजोरम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इन सभी को मिलान करना है। तो आइए हम देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी को पता है यह उत्तराखंड में स्थित है और अभी अभी इसका नाम भी बदल कर रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका नाम बदल कर रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो यह उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। साथ ही दम्फा की अगर हम बात करें तो यह मिजोरम में स्थित है और रणथंभौर की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है। यानी कि यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 3, 4, 2, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कौन से वाले में है, तो सी नंबर में यह दिया हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो भारत में यूरेनियम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो झारखंड है दोस्तों। यहाँ पे जो सिंहभूम जिला का जादू घोड़ा खान है वहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन प्राप्त होता है। लगभग भारत का 80% यूरेनियम यहीं से प्राप्त होता है। और कई बार प्रश्नों में यह भी पूछा जाता है कि जादू घोड़ा का जो खदान है यह किस से रिलेटेड है, यहाँ यानी यहाँ से किस चीज़ की माइनिंग की जाती है। तो यूरेनियम को यहाँ से निकाला जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है वो अभ्रक में सबसे अग्रणी है, यह अभ्रक के भंडारण में है। और यहाँ मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में प्रथम है और उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन और साथ ही भंडारण दोनों में नंबर 1 स्थान पे है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन या किस राज्यों में होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र और जो मेघालय वाला एरिया है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में लगभग 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है, कभी कभी इससे अधिक भी वर्षा पाई जाती है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। दोस्तों एक तरफ जनजातियों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश या क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, तो इन्हें मिलान करना है। आइए देख लेते हैं। सॉरी, इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो जो इसमें सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनु जो है वो दक्षिण कोरिया से संबंधित नहीं है। जबकि एनु कहाँ से संबंधित है दोस्तों? यह जापान के एक जनजाति है दोस्तों। और साथ ही पिग्मी कॉन्गो का है, बद्दू जनजाति अरब में पाया जाता है और मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। इन जनजातियों के बारे में अगर आपने मेंस लिखा होगा तो, और अगर आपका सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, तो काफ़ी पढ़ने को मिला होगा इन सभी चीज़ों के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रिंग ऑफ फायर क्या है। तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों प्रशांत महासागर में एक भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, जिसका जो अगर हम क्षेत्र देखें इसका, तो ये लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि एक घोड़े के नाल के आकार का है। और विश्व का जो अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है वो इन्हीं एरियाज़ में आते हैं। तो इस तरह से यह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर और भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? दोस्तों भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है।
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? यहाँ पे बात की जा रही है ठंडी जलधारा की। तो दोस्तों ठंडी जलधाराएं वे होती है ना जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं, और इन जलधाराओं का जो तापमान होता है वो मार्ग में जो भी आने वाला जल का तापमान होता है उनसे कम होता है, और जलधारा जिन भी क्षेत्र की ओर बहती है वहाँ से इनका तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो फॉकलैंड जलधारा, लैब्राडोर जलधारा, बेगुएला जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा, ये चारों ठंडी जलधाराओं में शामिल है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो यहाँ पे कैस्पियन सागर से जो देश सीमा नहीं बनाता है वह देश इराक है, यानी अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान, ये सारे देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, जबकि ईरान इससे सीमा नहीं बनाता है। अगर हम बात करें तो कुल 5 ऐसे देश हैं जो कि कैस्पियन सागर से मिलते हैं। इनमें शामिल है रसिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, जबकि इराक इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेंगे। बालियोरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अगर हम बात करें बालियोरिक द्वीप समूह की तो यह दोस्तों भूमध्य सागर में स्थित है और यह स्पेन के तट के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है। चलिए देखते हैं। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। कौन कौन से राज्य टच करते हैं? उत्तर प्रदेश टच करता है, और एक तरफ से देखें तो पश्चिम बंगाल टच करता है पूरब वाले एरिया से, और अगर हम देखें तो दक्षिण वाले एरिया से झारखंड टच करता है। दूसरा है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। तो क्या यह राइट है दोस्तों? बिल्कुल सही है, क्योंकि किशनगंज सबसे पूर्वोत्तर वाला जिला हो जाता है और यह पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरह से ए और बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है। तो क्या यह सही है? नहीं दोस्तों, नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनकी संख्या 7 है, और इनमें कौन कौन से जिला शामिल है? तो वो जो भी उत्तर वाले ज़िले हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट। करमनासा नदी में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है कि करमनासा नदी है वो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है गंगा नदी में। तो दोस्तों इस तरह से ए बी और डी जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, जबकि सी गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा कथन सही है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों जो यहाँ पे वनावरण का क्षेत्र पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में कुल 7380.79 वर्ग किलोमीटर वनावरण का क्षेत्र है, जो कि कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 7.84% है दोस्तों। इसको भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। यहाँ पे उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी हमने देखा करमनासा तो दक्षिण के साइड से मिलती है, अजय भी यहाँ पे दक्षिण के साइड से मिलती है, और पुनपुन नदी भी दक्षिण के साइड से मिलती है। बची एक घाघरा जो कि उत्तर के साइड से गंगा में मिलती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें कि उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो उनमें शामिल है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती,
फिर उसके बाद कमला हो जाती है, और कोसी और महानंदा। वहीं अगर दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इनमें कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल और अजय इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। यहाँ पे कौन सा सही युग्म दिया हुआ है यह पहचान करना है। तो क्या विंध्य चट्टानें चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी में पाई जाती हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह चट्टानें यहाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। अगर हम बात करें विंध्य चट्टानों की तो ये रोहतास और कैमूर वाले एरिया में पाई जाती हैं, क्योंकि ये एरिया जो है ना, वहाँ से विंध्य जो पर्वत है उसका पार्ट मिलता है। अगला देखेंगे क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह चट्टान मेनली जो आरा, बक्सर और सारण वाला एरिया है ना, उधर पाया जाता है। साथ ही में हम बात करेंगे टर्शियरी चट्टान की। तो टर्शियरी चट्टान किधर पाई जाती हैं? टर्शियरी का मतलब जो तृतीय श्रेणी के चट्टानें हैं, जो सबसे न्यूली चट्टानें हैं। तो दोस्तों ये जो चट्टानें हैं ना, वो मेनली चंपारण वाले एरिया में पाई जाती हैं, और जो अपना रोहतास वाला एरिया है उसमें भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे A, B, C यहाँ पे है वो तीनों तो गलत हो गया। अब यहाँ पे बच गया D। तो पूछा जा रहा है धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो धारवाड़ चट्टानें, जैसा कि हम सभी को पता है कि यह मुंगेर, भागलपुर हो गया, जमुई हो गया, तो इन सभी एरियाज़ में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। यह किस एरिया में पाया जाता है? तो दोस्तों रोहतास में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। अगर हम बात करें कि रोहतास में और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इनमें शामिल है पायराइट्स, चूना पत्थर, तो ये सभी यहाँ से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 935 है दोस्तों, याद रखेंगे। और जबकि देश का यह लिंगानुपात कितना है? 918। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कब्रिस्तान H और समाधि R37 के साक्ष्य मिले हैं? इसके साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो से हमें बृहदन्नागार मिला है, स्नानागार का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पुरोहित का आवास मिला है, सभा भवन मिला है। वहीं लोथल से देखें तो चावल मिला है, फारस का मोहर मिला है, डॉकयार्ड मिला है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे सही युग्म को पहचान करना है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये तो सही है, इन्होंने पतंजलि ने ही किया था। इसके अलावा अगर हम सांख्य दर्शन की देखें तो यह कपिल थे, जबकि गौतम नहीं थे। अगर हम बात करें न्याय दर्शन की तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे, कपिल नहीं थे। और उत्तर मीमांसा की अगर हम बात करें तो यह बदरायन थे, यानी कि यहाँ पे यह राइट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ महाजनपद का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ राजधानी के नाम दिए हुए हैं, तो हमें इनको मिलान करना है दोस्तों। देखते हैं क्या सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे मल्ल की राजधानी, यह कहाँ है दोस्तों? तो मल्ल की राजधानी हो जाती है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर 4। साथ ही यहाँ पे कंबोज को देखें तो कंबोज की राजधानी हाटक में हो जाती है। नेक्स्ट हो जाता है अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है? यह पाटन में स्थित थी। अगला है पांचाल, तो पांचाल की जो राजधानी है वो है अहिछत्र। और नेक्स्ट है मगध, जो कि हम सभी को पता है गिरिब्रिज।
तो इस तरह से यह कौन सा मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 4, 2, 1, 5 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों सुबोध को गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम समय में दीक्षित किया था। और अगर हम बात करें तो यह शुक्र मार्क्स इन्होंने खा लिया था, जिसकी वजह से इनको अतिसार हो गया था और फिर वहाँ से वे कुशीनगर चले जाते हैं और यहीं पर वो सुबोध का दीक्षित करते हैं और इस तरह से इनका अंतिम उपदेश भी सुबोध को दिया जाता है और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे राजा, कोष और दुर्ग, इन तीनों का वर्णन किया गया है, जबकि श्रेष्ठ का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हजारी संवत आरंभ हुआ था। हजारी संवत कब आरंभ हुआ था दोस्तों, तो जब पैगंबर साहब ने मक्का मदीना से प्रस्थान किया था तब उसी उपलक्ष्य में हजारी संवत का आरंभ किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था। बंगाल में जो भी बलबन के समय में विद्रोह हुआ था उसको मुग्धीन के द्वारा दबाया गया था। अगर हम बात करें बलबन राजवंश की स्थापना की तो यह 1265 से 1290 तक चला था दोस्तों। इसकी स्थापना बलबन ने किया था और बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था और बलबन के समय में सिर्फ एक विद्रोह हुआ था, बंगाल विद्रोह, जिसे दबाने के लिए इसने सुल्तान ने मुग्धीन को भेजा था और उसे सफलतापूर्वक दबाया भी गया था और फिर बलबन इससे काफ़ी खुश हुआ और मुग्धीन को तुगरिल कुश की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था वह निम्न में से किसके सेनापति थे। जफर खां किसके सेनापति थे दोस्तों, तो हम सभी को पता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे और इनका मृत्यु हो जाता है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। चलिए हम देख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेंगे, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें से कबीर एक प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान करें। यहाँ पे जो अबुल समद थे ना, वही एक अकबर के दरबारी चित्रकार थे, जबकि यहाँ पे अबुल हसन हो गए या फिर जो अका रिजा हो गए, ये सभी जहांगीर के समय में थे। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था। तो आरसी मजूमदार के द्वारा यह कथन कहा गया था दोस्तों। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द सिपोय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन्होंने इसी पुस्तक में यह कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना ही प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस पुस्तक को उन्होंने 1857 के संदर्भ में लिखा था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे पहले भी संथाल विद्रोह हो गए और भी कई ऐसे विद्रोह हुए थे। तो इसी को लेके इन्होंने यह कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों जो पोर्टोनोवा का युद्ध है वो हैदर अली और सर आयरकुट के बीच में लड़ा गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध कब लड़ा गया था, 1781 में लड़ा गया था, जिसमें कि हैदर अली की पराजय हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? हम सभी को पता है कि चार्ल्स मेडकॉफ, जो कि 1835 में आए थे भारत, उन्होंने ही भारतीय प्रेस से सारे प्रतिबंधों को हटा दिया था, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यह सिर्फ 1 साल ही रहे थे, लेकिन यह इनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, यह तो हम सभी को पता है। इनकी एज इस समय 80 ईयर्स थी दोस्तों, और यह जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों, जो 1905 का आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन, इस आंदोलन में वंदे मातरम का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया था, और इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कई क्षेत्रों में, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में भी कहा जाता है, और इसी समय में यह गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। इसको जो प्रयोग किया था प्रथम बार, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, साथ ही प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। जबकि वयोवृद्ध नेता इन्हें नहीं कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, यानी किसके लिए की गई थी? तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और इन्हें ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। उनका मानना था कि जब तक भारत में दलितों और महिलाओं का उत्थान नहीं होता है, तब तक भारत का जो प्रगति है वो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इन्होंने यह स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन के बारे में बताना है दोस्तों। सबसे पहला कथन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट यह रहता कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये कथन सही हो जाता, क्योंकि 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी, और इस तरह से वो भारत की जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी ने केवल 1924 का बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा है, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ था। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक बार 1912 में और दूसरी बार 1922 में। 22 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा। और 1912 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यह अध्यक्षता की गई थी आर.एन. मधोलकर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमने तो इसका आंसर बताया नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। यहाँ पे बताना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किस क्षेत्र में किया था। तो दोस्तों, दिल्ली में इसका जो नेतृत्व किया गया था वो हैदर राजा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मद्रास में हम देखें तो चिदम्बरम पिल्लै ने किया था, पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और साथ ही पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था।
तो इस तरह से यहाँ पे जो बन रहा है वो है 4, 3, 2 और 1। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पे बताना है कि सबसे पहली घटना कब हुई थी, दूसरी घटना कब हुई थी। तो अगर हम देखें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, यह अगर हम डेट वाइज देखें तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। दूसरा है मुस्लिम लीग का गठन, यह कब हुआ था, यह 1906 में हुआ था। और मतलब कि दूसरा मुस्लिम लीग का गठन कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी कब स्थानांतरित हुई थी, यह तो 1911 में हुई थी। साथ ही कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो यह 1907 में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे लाइन वाइज, तो सबसे पहले बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है और फिर कांग्रेस का विभाजन होता है और तब लास्ट में दिल्ली से कोलकाता राजधानी का स्थानांतरण होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। इन्होंने यह कब की थी, 1936 में किया गया था यह स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में हुई थी। तो सबसे फेमस षड्यंत्र केस काकोरी केस में इनकी फांसी की सज़ा हुई थी दोस्तों। अगस्त 1925 में इन लोगों के द्वारा काकोरी कांड किया गया था। काकोरी गांव के पास से इन्होंने चलती हुई ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था और इसके साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी और इनके साथ 4 अन्य लोग भी थे जिनकी फांसी हुई थी। और इस तरह से अशफाक उल्ला खां पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी, पहले मुस्लिम क्रांतिकारी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो दोस्तों यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसके एकदम अपोजिट में थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनके द्वारा यह कहा जाता था कि मतलब ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इन सभी चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी करना उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उन्होंने यह लौटाई कब थी। तो असहयोग आंदोलन का समय था जब उन्होंने यह अपनी उपाधि लौटा दी थी। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि किस समय लौटाई थी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोग आंदोलन के समय ही उन्होंने अपनी उपाधि को लौटाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन है। तो दोस्तों रॉल्फ फिंच है जो कि पहली बार बिहार में आए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। एक तरफ समाचार पत्र के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ संपादक के नाम दिए हुए हैं, इनको मिलान करना है। चलिए हम देखते हैं। सही युग्म की पहचान करना है इसमें। तो बिहारी किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बिहारी को महेश नारायण के द्वारा किया गया था। जबकि प्रताप सही है, यानी यह गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ही किया गया था। आनंद मठ जेम्स ऑगस्टिन हिकी के द्वारा नहीं बल्कि यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था।
वहीं द सरोजा के जो संपादक हैं वो अरविंद घोष नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे अब्दुल गफ़ार हैं इसके संपादक। तो इस तरह से जो इसका सही युग्म है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बाबा ठाकुर दास के द्वारा इसकी स्थापना पटना में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा तो निभाई ही गई थी, साथ में महेश नारायण भट्ट भी इनके साथ शामिल थे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित किया गया था? पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। कब किया गया था? 1913 में। 1913 में और क्या हुआ था दोस्तों? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो चंडीगढ़ वह राज्य है, केंद्र प्रशासित प्रदेश है जहाँ पे सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सबसे योगदान ज़्यादा है। इसका योगदान जो है वो 74% है। और अगर हम बात करें तो सबसे कम योगदान सिक्किम के द्वारा किया जाता है, और यह कितना है? यह 24.25% है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो वर्तमान में गणना की जाती है उसका आधार वर्ष 2011 से 12 माना जाता है। आधार वर्ष का मतलब होता है कि जिनकी कीमतों को आधार मानकर वर्तमान अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष 2004-05 से बढ़ाकर 2011-12 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 1985 से 1986 तक चली थी, और इसी समय इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई थी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हम सभी को पता है कि यह गाडगिल मॉडल पर आधारित था दोस्तों, और अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह 1965 से लेके 1974 तक का समय था। नेक्स्ट है, निम्न में से सही का चयन करें। यहाँ पे सही का चयन करना है दोस्तों। तो एल.के. झा समिति के द्वारा प्रत्यक्ष कर का किया गया था। नेक्स्ट है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। केलकर समिति के माध्यम से करों में वृद्धि की गई थी। और नेक्स्ट है, सुखमें चक्रवर्ती समिति, तो इनके समिति के द्वारा मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार की अनुशंसा की गई थी। तो इस तरह से यहाँ सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका प्रतिपादन किया गया था प्रोफेसर रेगनर नक्से के द्वारा। चलिए अगर हम देखें तो इनका कहना था कि व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, मतलब कि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था गरीबी का कारण गरीबी ही होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दिया गया है, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने की सर्वोत्तम संस्था है। तो सही है दोस्तों, यह है। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, यह भी सही है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई थी। और नेक्स्ट है, वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है। तो
दोस्तों यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्य में लागू किया गया था? इसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया था दोस्तों। इसके अलावा अन्य राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात भी इसमें शामिल थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है उन्हें सब्सिडी के आधार पर जो भी खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता कराई जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? उज्ज्वला योजना तो हम सभी को पता है, यह गैस से रिलेटेड है। ग्राम उजाला योजना जो कि एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए शुरुआत किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश संघाई क्षेत्र संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ एससीओ का सदस्य नहीं है, उसमें कौन शामिल है? अफ़गानिस्तान शामिल है, या अभी ऑब्जर्विंग कंट्री के रूप में एससीओ का सदस्य है। रसिया, भारत और चाइना तीनों इसमें सम्मिलित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल का निर्धारण किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कार्यकाल का कितना निर्धारण किया गया था दोस्तों। तो भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई भी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, जिससे कि इसको पूरी तरह से संसद पर छोड़ दिया गया है। और संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मूल संविधान में इससे रिलेटेड कोई भी टाइम पीरियड नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है, जबकि अध्यक्षता इसकी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसी भी हाल में जो धन विधेयक होता है और संविधान का संशोधन विधेयक होता है उसे संयुक्त अधिवेशन में नहीं बुलाया जा सकता है। यह केवल साधारण और वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में ही बुलाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो 1950 से लेकर अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें से सबसे पहले 1961 में बुलाया गया था, दूसरी बार 1978 में बुलाया गया था और तीसरी बार 2002 में बुलाया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पूछा जा रहा है कि पहला देखेंगे ऑप्शन, तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने के लिए अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है, तो दोस्तों यही भी सही है। तो इस तरह से 1, 2, 3 यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध के अधिकार की स्वीकृति करता है? तो संविधान के द्वारा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति की जाती है, जबकि दलित शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है 23 से 24 उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है?
तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें बताने हैं दोस्तों। पहला है, इसकी प्रकृति सकारात्मक है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसकी प्रकृति सकारात्मक नहीं है बल्कि नकारात्मक है। डीपीएसपी की प्रकृति यहाँ पे सकारात्मक है। नेक्स्ट है, ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करता है। दोस्तों मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात नहीं करता है, जबकि डीपीएसपी इसकी बात करता है। नेक्स्ट है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो डीपीएसपी के बारे में बताया जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये वाद्य योग है। तो ये बिल्कुल राइट है, यह वाद्य योग है। अगर इसका हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में मामले की जांच के लिए अपील कर सकता है। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना को बताना है इसमें दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग्राम खंड जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है उसके 243 बी कहें या ख, तो इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ई है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पे। और यहाँ उससे सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन कब किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 से किया गया है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है। कृषि एवं पशुपालन, तो दोस्तों जो कृषि एवं पशुपालन है वो अनुच्छेद 48 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये जो किया गया है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे ई है, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो यह अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है। तो इस तरह से 5, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों ये बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उसमें कार्यपालिका परिषद के उप सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। यह 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की गई थी। और साथ ही कहा गया था कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसरॉय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ या एक से अधिक राज्य सरकारें हों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो दोस्तों जो संथाल है वो संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। यह मुख्य रूप से बिहार के अलावा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो
न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है दोस्तों। और अगर ऐसे बात करें कि सबसे न्यूनतम साक्षरता किस ज़िले में है, तो वो पूर्णिया में है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 25.4। वहीं अगर देश के दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो ये 17.7% है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर वह जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट के कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या थी 3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट अनुमान कितना है? तो दोस्तों जो 2022-23 का बजट अनुमान है वो है 2,37,651.19। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो जो इसका प्रतिशत है वो है 19.24%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विनी पोर्टल की शुरुआत की गई है जो संबंधित है। तो दोस्तों जो अश्विनी पोर्टल है वो आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। इसकी शुरुआत उन्हें समय पर भुगतान करने के लिए किया गया है। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम भुवन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य है जिसने ई भंडारण व्यवस्था को लागू किया है। इसके माध्यम से गोदाम से जुड़ी सारी जानकारी को उपलब्ध कराया जाएगा और बिहार राज्य में भंडारण निगम के गोदामों में कितनी जगह बची हुई है या दुकान का रेट क्या है, तो इन सभी का ब्यौरा इस पे पता किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और निम्न में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश होने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच में यह समझौता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो दोस्तों यह पिछले साल का था। उस समय श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया था। इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है दोस्तों? शाहरोज काशिफ थे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों जो भारत की रैंक थी वो थी 142। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे ऊपरी स्थान पे नॉर्वे है और उसके बाद फिनलैंड है और फिर डेनमार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को जीता है? तो दोस्तों यह कंगना रनौत के द्वारा जीता गया था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी और उन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला
का पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन थी? तो दोस्तों जो क्लेयर पोलोसाक है उनके द्वारा अंपायरिंग की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आंध्र प्रदेश की राज्यपाल को। इनका नाम क्या है दोस्तों? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत गोवा के द्वारा किया गया है दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 अगस्त 2021 को इस योजना की घोषणा की थी और इसके तहत राज्य के सभी घरों में लगभग 16,000 लीटर तक का पानी खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि IND से इंडिया और RA रसिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों जो यह यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था उसे पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाल में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त गश्त का आयोजन किया था? इसका आयोजन भारत और नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला एथलीट भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सॉरी महिला नहीं, भारतीय। तो यहाँ पे आरिफ अहमद खान है जो कि बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नजीब मिकाती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है मैग्डलेना एंडरसन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर 19,300 फीट की दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो उर्मिंगला दर्रा था दोस्तों जिस पे इसका निर्माण किया गया है। BRO के द्वारा यह किया गया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जॉवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूर पर भाला फेंका था? तो इनके द्वारा 87.58 मीटर में भाला फेंका गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है? दोस्तों इसका जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किया गया है, किस प्रकार का मिसाइल है? तो दोस्तों जो ये एयर टू एयर यह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माई ऑन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं कैप्टन रमेश बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 125 का स्मारक सिक्का जारी किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्म दिवस पे यह किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें बिहारी पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? तो यह अवार्ड मनीषा कल्याण को दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हम सभी को पता है कि यह नीति बनाने वाला पहला राज्य बिहार है। इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ टू ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक आर कौशिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया था? दोस्तों कोनोरू हम्पी को इससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेड डायरेक्सन का निधन हो गया था, निम्नलिखित में से वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेड डायरेक्सन जो थे वह क्रिकेट से संबंधित थे। अगस्त 2021 में इनकी 86 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इस डेटाबेस को भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिप्सम को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम जिप्सम का सूत्र देखें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, CaSO4 2H2O होता है। और अगर साथ ही अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखें तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O ऐसे करके अगर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसे गर्म किया जाता है तो यह हमें प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो यह एक अच्छा तापीय चालक भी है और इसके अलावा इसका गलनांक उच्च है, तो इसलिए खाना पकाने के लिए यह अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 12 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नियॉन अक्रिय गैस X के सबसे निकटतम है। इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। अक्रिय गैस का अगर हम क्रम देखें तो यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन होगा और यहाँ पे जेनॉन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है, तो अमलगम किसका मिश्र धातु है दोस्तों? अमलगम ऐसे मिश्र धातुओं कहा जाता है जिसमें कि मरकरी उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असीम रूप से उच्च होता है यह।
अगला प्रश्न है, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्गन और नाइट्रोजन है उन्हें बिजली के बल्बों में भरा जाता है। इसे क्यों भरा जाता है? क्योंकि बल्ब में जो टंगस्टन प्रयुक्त होता है उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए, इसलिए इन्हें भरा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख की दृष्टि निकट और दूर बिंदु है, तो बताना है इसके बारे में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर और अनंत हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति का जो आँख का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट है, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य सफ़ेद क्यों दिखाई देता है दोपहर में? क्योंकि जो प्रकाश होता है कम से कम प्रकीर्णित हो पाता है इस समय में, तो इसलिए यह सफ़ेद दिखाई देता है। जबकि जब दोपहर का समय होता है, जब सूर्य एकदम शीर्ष पे होता है, तो उस समय सूर्य से जो भी आने वाली किरणें होती है वो कम दूरी तय कर पाती है और इसी कारण से इनका विखराव नहीं हो पाता है, जिसके कारण यह सफ़ेद दिखाई देती हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा का जो भोजन का पाचन होता है वो भोजन रिक्तिका में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। कहाँ होता है यह विघटन? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट है वो टूट जाता है और यह CO2 और वाटर बनता है और साथ में ऊर्जा भी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा में ध्वनि की गति के तापमान को बढ़ाने पर क्या होता है? तो जब हवा में ध्वनि का गति तापमान बढ़ाया जाता है तो यह भी बढ़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ पे ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? तो दोस्तों किलोवाट ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो सही बात है, यह एक अविभाज्य कण है। दूसरा कह रहा है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं है, गलत। दूसरा है संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, तो यह भी राइट है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन में ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? तो जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो छींकने या खांसी जैसी बीमारी हमें हो जाती है। जबकि जो भी ये बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया या आनुवांशिक असमानता हो गया, ब्लड कैंसर, तो ये सभी संक्रामक बीमारी नहीं है, जबकि छींक और खांसी संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। इसका जड़त्व किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन एक होल वैरोन इनएक्टिवेटेड वायरस था। कोविशील्ड क्या था? इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाया गया था दोस्तों इसको। नेक्स्ट था जैकॉब डी, तो जैकॉब डी को DNA तकनीक से बनाया गया था। नेक्स्ट है कार्बोवैक्स, तो ये RBD सब प्रोटीन से बनाया हुआ था। तो इस तरह से जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शंस में दिया गया है निम्न रक्तचाप, रक्त अल्पता, वृक्क क्षति, पेशिया लकवा या जोड़ों में दर्द। तो जो निम्न रक्तचाप है वो पोटेशियम की कमी से होता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए दूध लेना चाहिए, खड़े जो अनाज होते हैं वो लेना चाहिए, फल मांस सब्जी ये सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों जो मीथेमोग्लोबिन है ना, उसी की अधिकता से यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जब वे नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जब 90 से अधिक ppm का जल सेवन किया जाता है तो उस समय शरीर में जाता है और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है और नाइट्राइट जो RBC है उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और उसके बाद मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जब यह रोग हो जाता है बच्चों में तो उन्हें होठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? यहाँ पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव या जीन के मिश्रण या स्टफिंग से। तो दोस्तों जो ये सभी ऑप्शंस है वो सही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर कौन से काल में थे दोस्तों? तो ये मीजोजोइक सरीसृप है, यानी कि यह एक रेप्टाइल्स से संबंधित थे दोस्तों और जिनका संबंध था मीजोजोइक पीरियड से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसको ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है और इसका सिक्रीशन पीयूष ग्लैंड से होता है। जब चाय, कॉफ़ी और शराब का सेवन शरीर में ADH हार्मोन की मात्रा को घटा देता है और मूत्र की जो मात्रा होती है उसमें ऐसा लगता है कि बार बार टॉयलेट जाने का वो होता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है प्रगंध यानी राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्न दिया हुआ है दोस्तों, और दूसरी तरफ लहसुन, जमीकंद, सूत्रत, अदरक और आलू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा राइट। सबसे पहले देखेंगे तो प्रकंद क्या होता है, यानी अदरक एक तरह का राइजोम होता है। दूसरा देखेंगे स्तंभकंद यानी ट्यूबर क्या होता है, आलू ट्यूबर होता है। दूसरा है सल्ककंद यानी बल्ब, तो लहसुन एक तरह का बल्ब होता है। और तीसरा है जमीकंद सूरत, तो यह एक तरह का कॉर्न होता है। तो इस तरह से यहाँ बन रहा है 3, 4, 1, 2 हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अग्नाशय को पाचक रस से उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है? तो अग्नाशय से जो भी पाचक रस के उत्पादन के लिए इसे उत्तेजित करता है, उसके सिक्रीशन को, वह हो जाता है सिक्रिटीन। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? दोस्तों विटामिन सी का सेवन करने से जो घाव होते हैं वे भर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह जल में
घुलनशील होता है दोस्तों। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल किस प्रोटीन का बना होता है? दोस्तों बाल कैरोटीन से बना होता है। जितने भी नाखून हो गए, बाल हो गए, या फिर जो हॉर्न हो जाता है, ये सभी चीज़ें कैरोटीन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही बात है। इसमें लौ युक्त होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? किस में? तो दोस्तों जो छिपकली होती है उनमें नहीं होता है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलू में ब्लैक हर्ट का कारण क्या होता है? तो दोस्तों जब आलू में ब्लैक हर्ट नामक बीमारी हो जाती है तो वो ऑक्सीजन की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, यानी आइसोटोप्स कहे जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मैथ्स है, जिसको अगले क्लास में करवाया जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।